नमस्कार दोस्तों, संयुक्त एकेडमी में स्वागत है आपका। आज हम लोग जीएस का सेशन करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाएंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे सौरमंडल, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और मैं सौरमंडल में एक एक पॉइंट, हर एक बिंदु पर चर्चा करूंगा, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ पूरा अच्छे से कंप्लीट करूंगा। आप अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको लगेगा कि सौरमंडल से कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। तो आप लोग अच्छे से नोट करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल में चलिए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। हमको सबसे पहले जानना है ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो बिग बैंग थ्योरी है, ये सर्वोत्तम है, सबसे सटीक थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने वाली थियरी है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक। इसका मतलब होता है महाविस्फोटक। ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अच्छा स्रोत या जानकारी जो थ्योरी है, वो बिग बैंग थ्योरी है, जिसे हम कहते हैं महाविस्फोटक। तो आप लोग एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसका निर्माता कौन है? कहने का मतलब इसको क्रिएट किसने किया, इसके बारे में किसने बताया? तो इसके बारे में बताया जॉर्ज लैमेंटेयर। बिग बैंग थ्योरी का निर्माता जॉर्ज लैमेंटेयर थे। और इसका व्याख्या, कहने का मतलब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, इसका एक्सप्लेनेशन जो किया वो उन्होंने किया, ये जॉर्ज लैमेंटेयर थे, रॉबर्ट वेगनर। एक बार बात को फिर से समझिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे बेस्ट थ्योरी जो है वो है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक। तो इस महाविस्फोटक बिग बैंग थ्योरी को दिया किसने, निर्माण किसने किया? जॉर्ज लैमेंटेयर ने किया। और इसका व्याख्या किसने किया? इसकी व्याख्या किया रॉबर्ट वेगनर ने। चलिए यहाँ तक बात समझ लेते हैं। अगला पॉइंट हम ये बात करते हैं, चर्चा ब्लैक होल के बारे में। हम अगला चर्चा करेंगे ब्लैक होल। इसको हिंदी में कहते हैं कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र। ये ब्लैक होल क्या होता है? कोई भी पिंड या वस्तु जो होगी, कोई भी पिंड या वस्तु जो होगी, इसके सीमा के बाहर जाएगी तो वो मृत्यु के समीप पहुंच जाएगी। कहने का मतलब उसका पता नहीं चलेगा। तो इस कृष्ण छिद्र की जानकारी दिया यश चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र के बारे में जानकारी दिया। और ये जो ब्लैक होल की सीमा होती है, इसके सीमा से बाहर निकल जाएगा कोई पिंड, मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये जो सीमा होती है इस ब्लैक होल की, इसको किसने बताया? यश चंद्रशेखर ने बताया। और उसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर एक भारतीय साइंटिस्ट थे।
इतनी बात हुई ब्रह्मांड के बारे में। चलिए अब हम ब्रह्मांड के और सभी अवयवों पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य के अकॉर्डिंग जितने ग्रह उपग्रह हैं इन सब के बारे में बहुत अच्छे से और विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग। चलिए हम बात करते हैं सूर्य की। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है सूर्य है, ये जो है ये मान लेते हैं हम क्या है, सूर्य है। ये सूर्य मतलब कि सन है। तो पहला पॉइंट ये आप ध्यान रखिएगा, इस सौरमंडल का ये सूर्य केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु है कहने का मतलब ये सूर्य सेंटर है अपने सौरमंडल का। ये सूर्य जो है अपने सौरमंडल का केंद्र है। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए, इसका आकार पृथ्वी के आकार से 109.2 गुना बड़ा है। पृथ्वी का जितना आकार है उससे 109.2 गुना बड़ा है सूर्य। 109.2 गुना बड़ा है सूर्य। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं सूर्य के सतह का तापमान। ये जो सतह है इसके किनारे किनारों पर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके यहाँ पर किनारे पर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है किनारे पर। इसके सेंटर में 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसके केंद्र का। और 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। समझ लीजिए सूर्य के सेंटर का टेम्परेचर इतना होता है। और ये जो पैमाना है भाई ये नासा के अकॉर्डिंग है। नासा के अकॉर्डिंग है। तो ये नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस एजेंसी। चलिए ठीक है, ये हो गया इसके टेम्परेचर के बारे में। एक बात और ध्यान रखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कोरोना कहलाता है। ये जो भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं कोरोना। और ध्यान रखिएगा ये जो सूर्य है ये सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। जितने भी उपग्रह हैं, 8 उपग्रह हैं, 8 के 8 उपग्रह इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं। 8 के 8 ग्रह इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह जितने ग्रह हैं सब के सब एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। ये कैसे चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है तो हम कहेंगे ये पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 7 ग्रह चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। 8वां ग्रह अरुण है जो कि ये क्लॉकवाइज चलता है। अरुण ग्रह क्लॉकवाइज चलता है और सभी 7 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कहने का मतलब अरुण पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है। ठीक है, चलिए हम लोग सभी ग्रहों के बारे में जानते हैं।
अब हम बात करेंगे ग्रहों की। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में हम बात करेंगे ग्रहों की। सूर्य से हम बात करेंगे, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह की स्थिति, ग्रह की स्थिति। तो सूर्य के जो सबसे पास में ग्रह है उसका नाम है बुध। ये पहला जो ग्रह है बुध, बुध कहें या फिर हम कह दें मरकरी, बुध कह दें या फिर कह दें मरकरी। भाई इसका इंग्लिश में नाम याद रखिए, आजकल ऑप्शन हिंदी में ना देके कहीं कहीं इंग्लिश में दे देता है, इसलिए इनका इंग्लिश में नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। चलिए, बुध के बाद कौन सा है? बुध के बाद में शुक्र ग्रह है। ये कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। और शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं वीनस। शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं वीनस। शुक्र के बाद कौन आ जाती है? शुक्र के बाद आ जाती है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी को कहते हैं अर्थ, इसको तो सभी जानते हैं। और पृथ्वी के बाद जो ग्रह है उसका नाम है मंगल, इसका नाम है मंगल। और मंगल को कहते हैं मार्स, मंगल को कहते हैं मार्स। ध्यान रखिएगा, मंगल को इंग्लिश में कहते हैं मार्स, और मीथेन गैस का एक नाम है मार्स गैस। मीथेन का एक नाम है, मीथेन जो गैस होती है CH4 एल्केन समूह का प्रथम एल्केन समूह का प्रथम यौगिक है। कहने का मतलब ये गैस है एल्केन समूह का। तो ये मंगल ग्रह पर पाई जाती है, मंगल को कहते हैं मार्स, इसलिए इसका एक नाम मार्स गैस भी है। मीथेन गैस मंगल ग्रह पर भी पाई जाती है, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं। वैसे मीथेन गैस दलदली स्थानों पर, सड़ी गली स्थानों पर, धान के खेत में मीथेन गैस बहुतायत मात्रा में पाई जाती है और मंगल ग्रह पर भी पाया जाता है, इसीलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। चलिए, अगला कौन सा ग्रह है? अगला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। अगला ग्रह है बृहस्पति, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखो भाई, सबसे बड़ा ग्रह है। अब हम बात करते हैं, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? जुपिटर। इसको कहेंगे जुपिटर। इसके बाद अगला जो ग्रह है वो है शुक्र, शुक्र तो है शनि, शनि। और शनि को कहते हैं सैटर्न, शनि को कहते हैं सैटर्न। अगला है अरुण। चलिए यहाँ बना दे रहे हैं। अगला है, बड़ा हो गया, ये है अरुण, इसको कहते हैं यूरेनस। और आप लोग ध्यान रखिएगा, अरुण के और वरुण के नाम अक्सर लगभग सभी जगह इंग्लिश में ही लिखता है। अरुण को कहते हैं यूरेनस। और इसके बाद जो ग्रह है वो है वरुण, और इसको कहते हैं नेपच्यून। वरुण को कहते हैं नेपच्यून। चलिए, एक बार बात को फिर से समझ लीजिए। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम, सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी,
पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण, अरुण के बाद है वरुण। ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है। अगर आपसे प्रश्न कर दे सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे पास में बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह है। सूर्य से सबसे दूरी पर कौन है, वरुण ग्रह है। चलिए अब हम एक एक ग्रह की विशेषता और उनकी क्या बातें हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये बुध है। अगर आपसे पूछ लेता है बुध के कितने उपग्रह हैं, बुध के कितने उपग्रह हैं, तो इसके बुध के उपग्रहों की संख्या 0 है। बुध के उपग्रहों की संख्या 0 है। बुध के उपग्रहों की संख्या क्या है, 0 है। चलिए अगर बुध के उपग्रहों की संख्या 0 है तो हम बात करते हैं शुक्र के उपग्रहों की संख्या कितनी है। शुक्र के उपग्रहों की संख्या भी 0 है। और पहली बात ये समझ लीजिए उपग्रह क्या होता है। उपग्रह को इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। उपग्रह को इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। वह पिंड उपग्रह कहलाते हैं जो अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, वह उपग्रह होते हैं। उपग्रह वह पिंड कहलाते हैं जो अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, उपग्रह या सैटेलाइट। चलिए अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। इसका नाम क्या है, चंद्रमा। चलिए चंद्रमा है, अभी चंद्रमा के बारे में विस्तृत जानकारी इसके बाद में पढ़ते हैं। चलिए ठीक, अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फबोस और एक का नाम है डिवोस। एक का नाम है फबोस, एक का नाम है डिवोस। और ध्यान रखिएगा हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिवोस है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिवोस है। चलिए आगे बात करते हैं बृहस्पति की। अगर पूछता है आपसे बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं, तो बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं। अगर बात करेगा शनि की, तो शनि के पास कितने उपग्रह हैं, शनि के पास 88 सैटेलाइट है। शनि के पास 88 सैटेलाइट है। चलिए ठीक है, अगर हम बात करते हैं अरुण की। अगर आपसे पूछता है अरुण के पास कितने उपग्रह हैं, तो अरुण के पास 21 सैटेलाइट है। अगर आपसे पूछता है वरुण के पास कितने उपग्रह हैं, वरुण के पास 8 उपग्रह हैं। ध्यान रखिएगा वरुण के पास कितने उपग्रह हैं, 8 उपग्रह हैं। ये हमने बात किया उपग्रहों की। चलिए अब हम बात करेंगे ये एक चक्कर पूरा करने में, ये जितने ग्रह हैं एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले 9 थे, 9वां ग्रह था यम या फिर प्लूटो और इसको 24 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, यम या प्लूटो 9वां ग्रह के रूप में जाना जाता था, जिसको 24 अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। जिसको 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको
बौना ग्रह बोल दिया गया, और इसको बौना ग्रह बोल दिया गया, मतलब छोटा ग्रह बोल दिया गया। और इसको ग्रह की श्रेणी से 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट में ये जो करने में ये जो ग्रह हैं ये कितना टाइम लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुध की। तो सबसे कम समय कौन लेगा? बुध। क्यों सबसे कम समय लेगा? इसलिए सबसे कम समय लेगा क्योंकि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अगर होगा तो ये भाई सूर्य के सबसे नजदीक में है, इसका मतलब इसका चक्कर कंप्लीट करने में सबसे कम समय लगेगा। कितना समय लगेगा भाई? इसका एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का, बुध को 88 दिन का समय लगता है। 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर बुध कंप्लीट कर देगा। और इनकी दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं शुक्र। एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लेगा? शुक्र लेगा 225 दिन। शुक्र लेगा 225 दिन। चलिए अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा? हम लोग जानते हैं पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 365.26 दिन लेगी। कहने का मतलब 365 दिन से कुछ ज़्यादा समय लेगी, तभी 4 साल बाद लीप ईयर हो जाता है, फरवरी 29 की हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल जो ग्रह है ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन का समय लेता है। मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में। चलिए बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो ग्रह है ये सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा? ये लेगा 11.86 ईयर, 11.86 वर्ष में बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगा पाएगा। यहाँ पर देखिए 687 था, यहाँ पर 11, मतलब लगभग समझ लीजिए कि 12 वर्ष लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर बहुत बड़ा हो गया। अंतर इसलिए बहुत बड़ा हो गया, सूर्य से दूरी बहुत ज़्यादा हो गई। सूर्य से ज़्यादा दूरी हो गई। देखिए पहला ऐसे चक्कर लगाएगा ना, ऐसे 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 चक्कर लगाएंगे तो इससे सूर्य की दूरी जो होगी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए 11.86 वर्ष लगेगा। चलिए हम बात करते हैं शनि की। शनि जो है एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा? तो शनि जो है एक चक्कर कंप्लीट करने में 29.5 वर्ष का समय लेगा। 29.5 ईयर का समय लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में। चलिए हम बात करते हैं अरुण की। अरुण एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लेगा? अरुण लेगा 84 ईयर। और हम बात करते हैं वरुण कितना लेगा? वरुण लेगा 165 ईयर। तो ध्यान रखिए सबसे देर में कौन कंप्लीट करेगा? जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा। सूर्य से ज़्यादा दूरी पर होगा, इसका जो कक्षा होगा, इसके भ्रमण का जो कक्षा होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए वरुण सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में 165 साल लगा देता है। तो ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसके रंग की, और भी जितनी प्रॉपर्टीज हैं सबके बारे में अच्छे से एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। चलिए ये देखिए, ये इसकी कक्षाएं हैं। किसकी है? ये बुध की है।
ये इसकी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज़ें हैं इसकी कक्षाएं जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे इसका जो समय लगता था वो समय बढ़ता जाएगा। चलिए एक बात हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक बात ये हम लोग ध्यान रखेंगे, मंगल 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 ग्रह और बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। इसके ये है क्षुद्र ग्रह बेल्ट, ये है क्षुद्र ग्रह बेल्ट। कहने का मतलब क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। आज से 6 करोड़ वर्ष पहले, आज से 6 करोड़ वर्ष पहले प्राग ऐतिहासिक काल में यही क्षुद्र ग्रह टूट के पृथ्वी से जा टकराए, इसीलिए हम धरती से डायनासोर प्रजाति समाप्त हो गई। ध्यान रखिएगा, आज से 6 करोड़ वर्ष पहले, आज से 6 करोड़ वर्ष पहले क्षुद्र ग्रह टूटकर पृथ्वी पर आ गिरे, जिससे डायनासोर की प्रजाति का इस धरती से समाप्त हो गए। चलिए ठीक है, ये बात हुई।